हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एन चैनल का वोल्टेज सेक्शन बताने जा रहा हूं कि एन चैनल का जो वोल्टेज सेक्शन है कैसे काम करता है, मॉसफेट कैसे ऑपरेट होते हैं, कितना वोल्ट चाहिए एक एन चैनल मॉसफेट को ऑन होने के लिए, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे वो काम करता है। ये सारा डिटेल्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। किसी भी मदरबोर्ड को अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसका डीसी जैक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीसी जैक से वोल्टिन स्टार्ट होता है। तो इस वोल्टिन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डीसी जैक के पास चले आते हैं। इस मदरबोर्ड में ये वाला है डीसी जैक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है PJP1। और ये 4 पिन का डीसी जैक है। 4 पिन का डीसी जैक है, तो इसमें 4 पिन में 2 पिन ग्राउंड होगा और 2 पिन पॉजिटिव सप्लाई होगी। तो आप इधर देख तो रहे कि इस तरफ वाले जो 2 पिन आपस में अटैच है, ये ग्राउंड वाला है, और ये जो पिन नंबर 1 और 2 है, ये पॉजिटिव सप्लाई वाला है। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई वाले पे यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप पहले वोल्टेज चेक करिए, देखिए कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 19.99, मतलब 19.99 वोल्टेज आ रहा है। ये है आपका इनपुट वोल्टेज। जो डीसी जो पावर सप्लाई या एडेप्टर से जो आता है सप्लाई, ये वो यहाँ पे आता है। या इसके बाद इस कॉइल को होते हुए, ये जो कॉइल है PL1, इस कॉइल को होते हुए मतलब कॉइल को क्रॉस करेगा, तो देखेंगे कॉइल के दोनों तरफ इसमें 20 वोल्ट मिलेगा आपको। कॉइल के दोनों तरफ इसमें सब वोल्ट मिल रही। इस कॉइल को होते हुए ये मॉसफेट के ऊपर जाता है, जो कि मॉसफेट इसका उल्टा साइड लगा हुआ है। और जिस मॉसफेट पे जाता है उस मॉसफेट का नंबर है PQ9। मैं इसका डायग्राम भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका PJP1। ठीक है, यहाँ से आपको सप्लाई गया, ये सप्लाई आगे गया यहाँ से, और ये PL1 होते हुए भी इन बन गया, और यही वाला भी इन यहाँ पे PQ9 पे आ गया। ठीक है, यही वाला भी इन PQ9 के ड्रेन पे। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे PQ9 का ड्रेन। PQ9 के ड्रेन पे कितना वोल्ट आ रहा है, तो ये है आपका मॉसफेट PQ9। और PQ9 का देखिए, ये है 1 2 और 3 सोर्स होता है, 4 नंबर गेट होता है, और 5 6 7 8 ड्रेन होता है। तो हम लोग इसका ड्रेन पे चेक करेंगे, तो ड्रेन पे देखिए 19.9 वोल्ट आ रहा है। और अगर ड्रेन पे जितना वोल्ट आएगा उतना ही वोल्ट इसके सोर्स से आउट होना चाहिए। ठीक है, जितना वोल्ट ड्रेन पे आएगा उतना ही सेम वोल्ट होना चाहिए सोर्स के ऊपर। तो देखिए सोर्स के ऊपर कितना वोल्ट है, सेम वोल्ट है 19.99। लेकिन अगर ये एन चैनल मॉसफेट है, तो ड्रेन टू सोर्स स्विच करने के लिए, इस मॉसफेट को ऑन होने के लिए, ऑन होने के बाद ड्रेन से सोर्स की तरफ वोल्टेज ट्रांसफर होता है। तो ड्रेन टू सोर्स को स्विच करने के लिए इस मदरबोर्ड के ऊपर या एन चैनल मॉसफेट में इसके जो है गेट के ऊपर कम से कम उससे 6 वोल्ट एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कि उधर 19 वोल्ट था और इधर 6 वोल्ट, 19 और 6 25। ये 6 वोल्ट एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कि ये मॉसफेट 100% क्रॉस कर रहा है। यानी कि 19 वोल्ट का इनपुट है, तो अगर आप 25 वोल्ट अगर मिलता है तो गेट सही है। अगर 20 वोल्ट का इनपुट है, 20 वोल्ट का इनपुट है, तो 26 वोल्ट मिलेगा, तो मॉसफेट ऑन हो जाएगा। और इसका गेट को आप सही मानेंगे कि गेट की जो वोल्टेजेज है वो सही है। सेम इसके सोर्स पे आएगा, तो इसके सोर्स से ये वाला इसका सोर्स कनेक्टेड है। इसके सोर्स से मैंने PQ9 के सोर्स से PQ10 का सोर्स कनेक्टेड है आपस में, और ड्रेन से आउटपुट लिया हुआ है इसमें। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि एक मॉसफेट को ड्रेन से इनपुट और सोर्स से आउटपुट लिया हुआ है, और दूसरे मॉसफेट को सोर्स से इनपुट और ड्रेन से आउटपुट लिया हुआ है। तो ये जो है, ये कंडीशन कहलाएगा कि एक मॉसफेट एज ए मॉसफेट काम कर रहा है,
और एक MOSFET जो है एज ए डायोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो MOSFET है PQ9 MOSFET स्विच हो रहा है, क्योंकि इसका ड्रेन पे इनपुट है और सोर्स आउटपुट है। लेकिन यही PQ10 वाला MOSFET जो है, PQ10 वाला MOSFET का सोर्स पे इनपुट लिया है और ड्रेन से आउटपुट हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम में एज ए डायोड काम करेगा। अगर ये MOSFET स्विच हो या ना हो, पासिंग हो जाएगा। ये एक को फॉरवर्ड में एक को रिवर्स में इसलिए लगाया जाता है कि एक तरफ से हम लोग बैटरी का सप्लाई देते हैं और एक तरफ से एडेप्टर का सप्लाई देते हैं, तो दोनों सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप से लगाया गया है, जो कि आगे हम इसमें और थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। अभी आपको इतना ही देखना है कि पहला, अगर PQ9 का ड्रेन पे जो वोल्ट है, वो PQ9 के सोर्स पे तभी आएगा जब इसका गेट पे 25 से 26 वोल्ट मिलेंगे। अगर ये 26 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये MOSFET या ये स्विचिंग 100% ओके है, इसको आप ओके मान सकते हैं। अगर 25 वोल्ट या 26 वोल्ट नहीं मिलते, इसके बाद भी स्विच करता, तो वो स्विचिंग इनवैलिड हो जाती है। या उस केस में आप ये कह सकते हैं कि MOSFET इंटरनली शॉर्ट है, जिसकी वजह से पास हो रहा है। तो इस केस में आपको या इसको रिपेयर करते समय इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि सिर्फ पासिंग होना काफी नहीं है, कि अगर वोल्टेज पास हो गया वो काफी नहीं है, गेट वैलिड होने के बाद पास हुआ, ये काफी है, ये जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से PQ9 के ड्रेन पे इनपुट हुआ, सोर्स से आउटपुट हुआ, इसके PQ10 के सोर्स पे इनपुट हुआ और ड्रेन से आउटपुट हुआ। आउटपुट होने के बाद ये जो रजिस्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिंग रजिस्टर या करंट लिमिटिंग रजिस्टर, इसको CLR के नाम से जाना जाता है। यह है करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जिसका कि प्लेस नंबर है PR41। देखिए मदरबोर्ड में PQ9 के ड्रेन पे आया 20 वोल्ट, सोर्स से आउट हुआ 20 वोल्ट, इसके गेट पे कितना हुआ 26 वोल्ट, इसके सोर्स पे 20 वोल्ट, गेट पे 26 और इसके ड्रेन पे 20 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे अब ये जो सप्लाई गया है, ये सप्लाई गया है CLR के ऊपर, जो कि CLR इसके बैक साइड में है। देखिए ये है PR41। अगर इस पॉइंट पे आपको CLR के ऊपर वोल्टेज आपको मिल जाते हैं, वो भी स्विचिंग के बाद, तो आप कहेंगे कि वोल्टेज सेक्शन हमारा सही है। इन केस किसी भी रीजन से अगर यहाँ तक वोल्टेज नहीं मिल पाता है, तो हम इसको अलग अलग टाइप से डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोसिंग का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी तक जो हमने देखा, तो ये देखा कि ये जो CLR का पॉइंट है, यहाँ पे आपका वोल्ट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे CLR के ऊपर देखिए वोल्टेज वेरिएशन होने लगा। ये एग्जैक्ट वोल्ट नहीं है। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है। अब इस कंडीशन में आप कैसे चेक करेंगे? इस कंडीशन में आपका टेस्टिंग प्रोसेस क्या होगा? कैसे आप चेक करेंगे कि यहाँ के वोल्टेजेस आप मतलब एक्यूरेट कर पाए, फिक्स कर पाए? तो चलिए दोबारा से हम लोग इसको चेक करते हैं कि देखिए इसका वोल्टिन कैसा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टिन इसका इनपुट सही है, इनपुट फिक्स है, इनपुट में कोई वेरिएशन नहीं है। कॉयल कॉयल पे भी कोई वेरिएशन नहीं है, प्रॉपर है। ठीक है। इसके बाद जो PQ9 है, इसमें क्या था? PQ9 प्राइमरी MOSFET कौन सा है? PQ9। देखिए PQ9 का ड्रेन पे स्टेबल वोल्टेज है, कोई वेरिएशन नहीं है। अब PQ9 का ड्रेन पे आया, तो PQ9 के सोर्स पे भी आउटपुट होना चाहिए, उस पे देख लेते हैं। तो देखिए PQ9 का जो सोर्स है, उस पे आउटपुट नहीं आ रहा है। ड्रेन पे इनपुट है, PQ9 का ड्रेन पे इनपुट है, लेकिन सोर्स से आउटपुट नहीं हो। अगर ऐसा केस हुआ तो क्या करेंगे? तो अगर ड्रेन पे इनपुट है और सोर्स से आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे कि इसका गेट का क्या कंडीशन है।
कहीं इसका गेट वैलिड है या गेट इनवैलिड है। ड्रेन पे सही है। सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं है इसका, क्योंकि इसका गेट अभी एक्टिव नहीं हुआ, गेट ऑन नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देखिए गेट ऑन नहीं हुआ है। अब गेट ऑन नहीं होगा तो वोल्टेज इसका स्विच करेगा ही नहीं। और गेट को ऑन होने के लिए, मतलब मॉसफेट को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, गेट पे 20 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, 6 वोल्ट। यानी कि अगर 20 वोल्ट का इनपुट है तो आपको गेट पे चाहिए 26 वोल्ट। तो ये 26 वोल्ट आएगा कहाँ से, तो आपको चलिए मैं सर्किट में दिखाता हूँ। ये गेट है, ये दोनों मॉसफेट का गेट आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ये गेट और ये वाला गेट, ये दोनों मॉसफेट का गेट आपस में जुड़ा हुआ है। और यहाँ से सेंटर से ही, यहाँ से एक रजिस्टर लगा के, ये कनेक्टेड किससे है, आईसी के एसी ड्राइव पिन से। ये कनेक्टेड किससे है, आईसी के एसी ड्राइव पिन से। मतलब कि ये आईसी अगर एसी ड्राइव आउट करेगा तो ही इसका गेट ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। अब इस आईसी को एसी ड्राइव निकालने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आईसी अगर एसी ड्राइव क्यों नहीं निकाल रहा है। तो आईसी को एसी ड्राइव निकालने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है किसी भी आईसी का वीसीसी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है किसी भी आईसी का वीसीसी, जो कि पिन नंबर 20 से कनेक्टेड है। जो पिन नंबर 20 पे है, इससे एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक ऊपर में डायोड लगा हुआ PD6। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं PD6 के ऊपर। यहाँ पे है PD6 ये वाला, ठीक है। PD6 के आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का, उससे पिन नंबर 20 के ऊपर सप्लाई दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे PD6 पे कि PD6 पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए PD6 पे वोल्टेज अवेलेबल है, वो भी स्टेबल, कोई वेरिएशन नहीं है वोल्टेज के अंदर, ठीक है। अब PD6 का इनपुट है तो PD6 का आउटपुट भी चेक कर लेना होगा। PD6 का आउटपुट भी सही है। फिर एक रजिस्टर, इसकी भी आउटपुट सही है। मतलब आईसी को 20 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद भी आईसी एसी ड्राइव आउटपुट नहीं दे रहा है। आईसी को 20 वोल्ट मिलने के बाद भी एसी ड्राइव आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा। हमारा सेकेंड स्टेप होता है, अगर वीसीसी मिल गया तो सेकेंड स्टेप होता है हमारा एसी डिटेक्ट, पिन नंबर 6। एसी डिटेक्ट है पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 के ऊपर हमको कितना वोल्ट मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर। इस वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.5 2.6 वोल्ट आएंगे एसी डिटेक्ट के ऊपर। तो चलिए हम लोग पिन नंबर 6 पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 से ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये दो रजिस्टर, इसी दो रजिस्टर के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है। इधर आ रहा है 20, इधर कितना है 8.67, फिर यहाँ पे 8.67, और इधर पे आ रहा है कितना 2.6। यानी कि एसी डिटेक्ट के पिन नंबर 6 के ऊपर अगर 2.6 आ रहा है, मतलब कि वो इसका एसी डिटेक्ट ओके है। तो इसमें ओके क्या क्या हो गया, वीसीसी ओके हो गया और एसी डिटेक्ट ओके हो गया। तीसरा, थर्ड क्या है, थर्ड में हम लोग को चेक करना होता है कि ये रीजन आउटपुट हुआ कि नहीं। पिन नंबर 16 के ऊपर PD7 जो लगा हुआ है, पिन नंबर 16 यहाँ पे रीजन है, तो ये रीजन आउटपुट हुआ कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेंगे पिन नंबर 16, यानी कि 1 2 3 4 5 10 15 और 16, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है PD7। तो PD7 के ऊपर ही चेक कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे रीजन वोल्ट अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए पिन नंबर 16 के ऊपर 5.96 अवेलेबल है, यानी कि पिन नंबर 16 जो रीजन है, रीजन के ऊपर भी 6 वोल्ट अवेलेबल है। इसके बाद भी हमारा एसी ड्राइव नहीं बन रहा है। और एसी ड्राइव अब नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, अब इतना होने के बाद एक पिन होता है CMSRC। लेकिन CMSRC क्या है
कि जब तक इसका एसी ड्राइव बन के आएगा नहीं तब तक इसके सीएमएसआरसी के ऊपर भी नहीं मिलेगा। तो इस ऐसा अगर कंडीशन आपके पास कभी भी आए, अब सस्पेक्ट हो जाए एसी ड्राइव और सीएमएसआरसी के बीच का, तो इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं जो कि टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है? सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट है कि यहाँ पे आपको जो सीएलआर के आउटपुट साइड में है, सीएलआर के आउटपुट साइड को चेक करिए कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर ऐसा केस आता है आपके पास तो सबसे पहले चेक करना है सीएलआर के आउटपुट में कि सीएलआर के आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर सीएलआर के आउटपुट में शॉर्टिंग होगी तो भी आपका एसी ड्राइव नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीएलआर के आउटपुट में शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीएलआर के ऊपर चलते हैं। ये आपका सीएलआर है। मल्टीमीटर को बीप रेंज में लेके जाना पड़ेगा। मल्टीमीटर बीप रेंज में सेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर बीप दे रहा है और इम्पीडेंस भी लो आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके सीएलआर पे शॉर्टिंग है जिसके वजह से एसी ड्राइव बंद हो रहा है। तब पहले तो सबसे पहले आपका काम करना है कि सीएलआर की शॉर्टिंग हटाइए। जब तक सीएलआर की शॉर्टिंग नहीं हटाएंगे तब तक एसी ड्राइव आपका नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने सीएलआर का शॉर्टिंग हटा दिया। शॉर्टिंग हटाने के बाद आप देख लीजिए सीएलआर के ऊपर हाई इम्पीडेंस आ गया। अब हम लोग इसका इम्पीडेंस चेक करने के लिए डायोड रेंज में चले जाते हैं। देखिए ब्लैक वाले प्रोब को रखे हैं सीएलआर के ऊपर, तो इसका इम्पीडेंस कितना हो गया? 432, यानी कि इसका अब इम्पीडेंस सही हो गया। इससे पहले क्या था? बिप दे रहा था, यानी कि शॉर्टिंग था। मैंने शॉर्टिंग हटाया, शॉर्टिंग हटाने के बाद यहाँ पे इम्पीडेंस हाई हो गया। अब चेक कर लेते हैं दोबारा से। PQ9 पे 19 वोल्ट, PQ9 के देखिए इसकी आउटपुट आने लगी। अभी क्या था? जब शॉर्टिंग था तो इसका आउटपुट बंद था, इसका गेट पे 0 0 आ रहा था। अब इसके गेट पे देखिए कितना आ रहा है? 26 वोल्ट। 25 से 26 वोल्ट के बीच में आ रहा है, मतलब 25.89। तो जब तक इसके गेट पे हाई वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये एन चैनल का मॉसफेट स्विच नहीं करेगा। तो अगर कभी भी ऐसा केस आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले इम्पीडेंस चेक कर लेना है सीएलआर के ऊपर, क्योंकि अगर सीएलआर का इम्पीडेंस हम लोग पहले चेक कर लेते तो इतना प्रोसेस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अब इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आएगा जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अब हमने दूसरे में देखता हूँ अभी सीएलआर का क्या अपडेट है, स्टेटस। देखिए सीएलआर के ऊपर अब कितना वोल्ट आ रहा है? 1.4 वोल्ट, जबकि इस पे कितना आना चाहिए? 19 वोल्ट आना चाहिए। इनपुट, इनपुट सही है लेकिन फिर भी सीएलआर के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। PQ9 के ऊपर कितना वोल्ट है? PQ9 का ड्रेन पे 19.99 वोल्ट। सोर्स पे, सोर्स पे आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि गेट, गेट भी नहीं बन रहा है। मतलब ये जो गेट पे जो वोल्टेजेस आने चाहिए वो वोल्टेजेस नहीं आ रहा है, मतलब कि एसी ड्राइव वापस से बनना बंद हो गया। ठीक है, अब एसी ड्राइव बनना बंद हो गया तो हम लोग आगे फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या है। एसी ड्राइव जब अगर नहीं बन रहा है तो इसकी VCC का क्या स्टेटस है, तो आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर भी आ रहा है, मतलब आईसी को 19 वोल्ट मिल रहा है। आईसी को वोल्टेजेस मिल रहा है लेकिन फिर भी ये एसी ड्राइव आउटपुट नहीं कर रहा है। तो फिर अगर पहला नंबर तो हम लोग चेक कर लिए VCC, आईसी के ऊपर VCC अवेलेबल है। एक्चुअली हम लोग आईसी के पिन पे इसलिए हर बार नहीं चेक करते क्योंकि आईसी के पिन आपस में टच होने का संभावना होती है, इसलिए पिन से रिलेटेड जो आसपास में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है ना, तो मैक्सिमम प्रयास कीजिए उसी पे चेक करने का। अब अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचे तो ही लास्ट में पिन के ऊपर जाना है। तो अभी आपको चेक कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, VCC का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 19.80 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या था? एसी डिटेक्ट। देखिए एसी डिटेक्ट आता है पिन नंबर 6 के ऊपर, तो ये है आपका पिन नंबर 6। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना वोल्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे एसी डिटेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर एसी डिटेक्ट नहीं आएगा तो भी आपका एसी ड्राइव नहीं बनेगा। अभी एसी डिटेक्ट 2.6 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा।
मतलब एसी डिटेक्ट अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से आईसी वर्क नहीं कर रहा है और एसी ड्राइव नहीं बन रहा है। तो इसको नहीं, एसी ड्राइव को नहीं बनने के लिए आउटपुट की सॉर्टिंग जिम्मेदार है, इसके अलावा एसी डिटेक्ट। ठीक है, चलिए वापस से मैं एसी डिटेक्ट को ठीक कर देता हूँ। दोबारा से एसी डिटेक्ट को हम लोग चेक कर लेते हैं। एसी डिटेक्ट कितना बन गया? देखिए अब एसी डिटेक्ट बना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी आउटपुट इसका गेट पे भी बन गया होगा। इसका गेट पे कितना वोल्ट बना? हाँ, मतलब कि अगर आउटपुट में शॉर्टिंग होगा तभी एसी ड्राइव बंद हो सकता है, और अगर ये एसी डिटेक्ट वैलिड नहीं हुआ तो भी एसी ड्राइव बंद हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ अभी आपको। वापस से हम लोग सीएलआर पे चलते हैं। ठीक है, अगला केस देखते हैं हम लोग। अगला केस में वापस से सीएलआर के ऊपर वोल्टेज नहीं है। ठीक है, इनपुट इनपुट सही है PQ9 के ऊपर। ठीक है, PQ9 के ड्रेन पे सही है। सोर्स पे सोर्स पे नहीं है, और गेट पे भी नहीं आ रहा है मान लो। ठीक है, अब हम लोग आईसी के ऊपर चेक कर लेते हैं। VCC अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट भी बन रहा है। VCC अवेलेबल है, एसी डिटेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है रीजन। इसका रीजन भी बन रहा है, फिर भी CMSRC नहीं बन रहा, फिर भी इसका गेट इनेबल नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? आउटपुट में सॉर्टिंग नहीं है, VCC अवेलेबल है, एसी डिटेक्ट अवेलेबल है, रीजन भी अवेलेबल है, फिर भी नहीं बन रहा, फिर क्या करेंगे? ऐसा केस में देख लीजिए, पिन नंबर 20 के ऊपर VCC चाहिए, अवेलेबल है। एसी डिटेक्ट चाहिए, यहाँ पे भी 2.6 अवेलेबल है। रीजन रीजन के ऊपर भी 6 वोल्ट अवेलेबल है, फिर भी आपका एसी ड्राइव नहीं बन रहा है। तो जब कभी ऐसा स्थिति हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? चेक करना है ये वाला रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर, ये वाला और ये दोनों रजिस्टर सही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए शॉर्टकट है कि एक प्रोब को गेट पे रख दीजिए और एक प्रोब को आईसी के पिन नंबर 4 पे रख दीजिए, तो बीच का जो रजिस्टर का जो वैल्यू है वो आपको शो कर जाएगा। अगर वैल्यू सही रहेगा तो 4.12 करेगा शो, अगर सही नहीं रहेगा तो कम या ज़्यादा वैल्यू शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा मतलब PR46 और PR45, ये दोनों को आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं PR45। एक को रख दीजिए पिन नंबर 4 के ऊपर, और एक को रख दीजिए पिन नंबर इधर भी 4। देखिए वैल्यू कितना आया? वैल्यू आया 4.12। इसका मतलब है कि इसकी कनेक्टिविटी सही है। मतलब कि यहाँ देखिए पिन नंबर 4, आईसी के पिन नंबर 4 से मॉसफेट के पिन नंबर 4 के बीच में जो रजिस्टर है वो सही है, इसलिए कि 4.12 आ गया। अब दूसरा रजिस्टर कौन सा है? PR46। PR46 किससे कनेक्टेड है? दोनों मॉसफेट के सोर्स से, दोनों मॉसफेट के सोर्स से लेके पिन नंबर 3। तो दोनों मॉसफेट का सोर्स किसी एक के सोर्स पे रख लीजिए, और यहाँ पे रख लीजिए आईसी के पिन नंबर 3 के ऊपर। देखिए आईसी के पिन नंबर 3 के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं शो किया, जबकि इसको भी 4.12 शो करना चाहिए था। अब अगर ये नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसके रास्ते में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो रजिस्टर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये वाला रजिस्टर ये वाला रजिस्टर आपको दिक्कत कर रहा है। रजिस्टर खराब था, उसको चेंज कर दिया। उसके बाद देखते हैं इसका वैल्यू, कहीं भी सोर्स पे रख लेते हैं, और सोर्स से किससे कनेक्टेड है? पिन नंबर 3 से। कितना वैल्यू आया? पहले क्या आ रहा था?
ओवर लिमिट आ रहा था, अब आ गया 4.3। मतलब ये सोर्स से पिन नंबर 3 की वैल्यू हो गई 4.13 के, और गेट से पिन नंबर 4, गेट से पिन नंबर 4 का हो गया 4.12। अगर ये सही है तो ही एसी डिटेक्ट सॉरी तो ही एसी ड्राइव जनरेट होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी लाइन में प्रॉब्लम है तो आपका एसी ड्राइव जनरेट नहीं होगा। ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं। ड्रेन पे वोल्टेज अवेलेबल है, सोर्स पे भी अवेलेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका गेट में वोल्टेज आ गया। तो अभी हमने क्या कौन कौन सा पॉइंट देखा है? पहला पॉइंट, शॉर्टिंग की वजह से एसी ड्राइव बंद हो गया था। दूसरा पॉइंट, एसी डिटेक्ट की वजह से एसी ड्राइव बंद हो गया। तीसरा पॉइंट, सीएमएसआरसी की वजह से एसी ड्राइव बंद हो गया। मतलब ये सारे पॉइंट वैलिड होंगे तो ही आपका वोल्टेज होगा, नहीं तो वोल्टेज नहीं होगा। वोल्टेज के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी इशू आएगा तो सबसे पहला वर्क होगा कि एसी ड्राइव बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले एसी ड्राइव बंद हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आईसी के पीछे ही खाली भागना है। आईसी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उसकी इनपुट्स हैं, वो सारे इनपुट सारे बेसिक रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, 100% आपका आईसी काम करने लगेगा। अब मान के चलिए कि आपका एक रजिस्टर का प्रॉब्लम है और आप आईसी को बार बार चेंज करेंगे तो क्या आईसी ड्राइव बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए आईसी को चेंज करने से पहले या छेड़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करिए अच्छे तरीके से। उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए कि आईसी चेंज करना है या नहीं करना है।